Good morning to everyone. My voice is audible. मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पहुंच रही है. Okay, the screen is visible. Okay, जय हिंद भाई लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, होमवर्क अप टू डेट कंप्लीट कर रहे हैं, और जितने भी बैकलॉग्स आपके बचे हुए थे चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, आई होप कि आपने वो सभी बैकलॉग्स अप टू द संडे कंप्लीट कर लिए होंगे. ओके, नाइस. विदिन 2 to 3 मिनट्स हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. रेस नंबर 6 के मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए थे और मैंने उसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया था. क्या आप लोगों ने रेस नंबर 6 सॉल्व कर ली है? बहुत ही कम क्वेश्चंस दिए थे मैंने आप लोगों को. ओके, तो रेस नंबर 6 के आंसर्स वैसे तो आपको मिल चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी स्टूडेंट ने रेस नंबर 6 के आंसर नहीं लिखे हैं तो इस समय आपकी स्क्रीन पर रेस नंबर 6 के आंसर हैं जनाब. तो आप रेस नंबर 6 के आंसर लिख लें और मुझे बताएं कि आपको रेस नंबर 6 में जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए थे सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा. उन क्वेश्चंस में से आपको किस में डाउट है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं इको आ रही है, क्या ऐसा है क्या? वेट, है ना? गोली मार दूंगा. अच्छा, आप लोग म्यूट नहीं है. मिजरी में क्या हो गया? हाँ, यस, आई थिंक अब आप लोगों को इको नहीं आ रहा होगा. ओके, तो चलिए अपन लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, दिस वॉइस इज ऑडिबल. ओके, लेट्स स्टार्ट. अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आई थिंक अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो वाई टाइप करें फटाफट. ओके, यस, वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज क्लियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, अब आप लोग बिल्कुल भी कुछ भी टाइप ना करें. ठीक, अब हम लोग डिस्कशन करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे अपने वेक्टर्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. देखिएगा ध्यान से, बताइए यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने रेस नंबर 6 में दिए थे, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 8, 6. ओके, चलिए सभी क्वेश्चंस को डिटेल में क्विकली डिस्कस करेंगे. जिन लोगों से हो भी गया है वो भी ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा. यस, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 4 में मेजर स्टूडेंट्स को डाउट है. ठीक है, मैं समझ गया, अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है. देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं. एक वेक्टर है बेटा ए और एक वेक्टर है बी.
वेक्टर ए कहां पर है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है जनाब, देखें ध्यान से, ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन। तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से वेस्ट दिशा में बनाना है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। क्लियर। इसी तरीके से जो बी वेक्टर दिया हुआ है वो कितना है, 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से 15 डिग्री साउथ की तरफ। क्या मैंने ये डायरेक्शन सही बनाया है? देखें ध्यान से, आराम से देखें, ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर। आपसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट। एक बात बताओ जनाब कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। उस दिन हमने बात करी थी पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से। क्या इस समय ध्यान से देखना, क्या ये दोनों वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन हो रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में जो भी रिजल्टेंट है वो इन दोनों वेक्टर के बीच में ही आएगा। मतलब जो रिजल्टेंट है वो ए और बी के बीच में कहीं भी आ सकता है, मतलब यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा तो ए और बी के बीच में ही ना। ये वाली बात हम पैरेललोग्राम रूल के एक्सप्लेनेशन से बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। उत्कर्ष बेटा तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है तो आप अपने नेटवर्क को देखें। वॉइस मेरी बिल्कुल परफेक्टली क्लियर आ रही है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है? बार बार एक ही मैसेज को टाइप ना किया करें, आप लोग अपने नेटवर्क कनेक्शन को भी चेक कर लिया करें। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर जो भी रिजल्टेंट होगा वो ए और बी के बीच में ही होगा। तो अब देखना ध्यान से, नॉर्थ डायरेक्शन, क्या नॉर्थ डायरेक्शन ए और बी के बीच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये हो सकता है। ईस्ट डायरेक्शन, क्या ईस्ट डायरेक्शन भी ए और बी के बीच में आ रहा है? ये भी आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट, एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ? नॉर्थ वाली लाइन और ईस्ट वाली लाइन का एंगल बाइसेक्टर, मतलब नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन होगा। क्या रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जनाब। अब बचता है लास्ट ऑप्शन, साउथ। जरा ध्यान से देखना, साउथ आपका कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। क्या ए और बी के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट साउथ डायरेक्शन में नहीं हो सकता। ये वाली बात आपको पैरेललोग्राम रूल से बहुत बेहतर तरीके से समझ आती है। स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर जब सारे आंसर हमारे ट्रायंगल रूल से निकल आते हैं तो हमें पैरेललोग्राम रूल क्यों पढ़ाया गया? जब पैरेललोग्राम रूल भी तो वही रिजल्ट देता है जो ट्रायंगल रूल देता है। मैंने कहा बेटा पैरेललोग्राम रूल पढ़ने के बाद तुम्हारी चीजों को लेकर के जो समझ है, वेक्टर्स को लेकर के जो समझ है वो और अच्छी हो जाती है। जैसे कि यहाँ पैरेललोग्राम रूल से समझ में आ रहा है कि इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट ए और बी के बीच में ही होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर पूछा था कांट बी, तो कौन सा आंसर होगा? साउथ। ओके, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कांट बी द रिजल्टेंट ऑफ 5 और 7? ये तो बहुत आसान है, ये तो हर किसी से होना चाहिए। दो फोर्सेस हैं, 5 न्यूटन और 7 न्यूटन। मान लो अपन लोग इसको बोल देते हैं F1 और इसको बोल देते हैं बेटा F2। तो आपने एक बात पढ़ी थी, याद करो, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट लिखने का तरीका क्या है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इसका मॉड कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जब दोनों फोर्सेस सेम दिशा में होंगे। और दोनों फोर्सेस सेम दिशा में होने के लिए मतलब 12 न्यूटन। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 7 माइनस 5, 2 न्यूटन। मतलब 5 न्यूटन और 7 न्यूटन का रिजल्टेंट, ध्यान से फोकस करिएगा, वो 12 और 2 के बीच में आ सकता है। 12 और 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि F1 और F2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है जनाब। तो यहाँ पर वो आंसर जो 2 से छोटा होगा और 12 से ज्यादा होगा वो आंसर नहीं हो सकता। तो देख के तुम्हें समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन है वो, 14 न्यूटन। बेटा गर्वित जैन, मेरी आवाज आ रही है, मैं म्यूट नहीं हूँ, ठीक है? आप बार बार एक ही मैसेज क्यों टाइप कर रहे हैं? आप अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करें। क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? कोई भी स्टूडेंट वाई टाइप कर दें, सभी को क्लियर आ रही है। गर्वित जैन, तुम्हारे कुछ टेक्निकल एरर है, तुम जरा चेक करो एक बार।
हो सकता है तुमने खुद ही म्यूट करके रखा हो। ओके चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी उम्मीद कर रहा हूं देखते ही हो गया होगा, देखते ही 30 सेकंड के अंदर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन एकदम चूरन होते हैं हमारे लिए। अगर नोट्स आप बहुत तमीज से पढ़ रहे हैं, एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन देखते ही टिक कर दिया गया होगा। परफेक्ट, काफी सारे स्टूडेंट टिक कर चुके हैं। जरा जल्दी से देखिएगा, मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मान लो ये है आपकी एक्स एक्सिस, क्या बोला है, वेक्टर ए 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या ये अपना ए वेक्टर होगा भाई? लेंथ बताओ इसकी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। बी वेक्टर पे आ जाते हैं। बी क्या है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के बिलो, बिलो का मतलब समझ गए होगे, उसके नीचे है। तो हम कहेंगे ये हमारा कौन सा वेक्टर होगा बेटे? बी वेक्टर 2 सेंटीमीटर लंबा और 60 डिग्री। जैसे 60 और 60 दिखाई दिए, दिमाग एकदम से सनक गया, अरे ये तो वही स्पेशल केस दिख रहा है। 120 डिग्री, कुछ खास बात थी? बिना देखे टिक कर दिया कुछ लोगों ने तो भाई। 120 डिग्री और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर आएगा? ये जो मैंने अलोंग द एक्स एक्सिस बनाया, ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और आपको पता है 120 डिग्री पे एक स्पेशल केस होता था कि इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता था, 2 सेंटीमीटर। रेफर्स द क्लास नोट्स जिनको समझ नहीं आया है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा 2 सेंटीमीटर अलोंग द एक्स एक्सिस। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है सभी को बढ़िया तरीके से परफेक्टली समझ आए। क्वेश्चन नंबर 4 हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ लोग गलती कर देते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने गलती कर दी है, जरा देखिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। एक बात बताओ, उल्टा स्टार्ट करते हैं। डी ऑप्शन, क्या डी ऑप्शन में ये क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं? क्या ये 4 वेक्टर मिलकर के क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं? अगर क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं तो जल्दी से बताओ बेटा, इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन आई होप सभी को याद होगा। इस वाले में देखो, सी वाले में देखो, व्हाट इज द रिजल्टेंट? ये डिस्प्लेसमेंट है। पहले 2 मीटर इधर, फिर 2 मीटर इधर, फिर 2 मीटर इधर। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता था, क्या कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? क्या ये आपका रिजल्टेंट होगा? ऐसा क्वेश्चन हम नोट्स में भी कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो देख के ही समझ में आ रहा होगा इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 मीटर। हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, विच वेक्टर रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट? तो डी का 0, सी का 2। अब आ जाते हैं ए और बी में। हमें तो सिर्फ कंपेयर करना है, कैलकुलेट तो करना ही नहीं है। ए में भी देख के समझ आ गया होगा। ए में ये एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये होगा रिजल्टेंट। और इसकी वैल्यू देखते ही समझ आ रही होगी कि 2√2। अब समझ नहीं आता कि यार इसको कंपेयर कैसे करें। मैंने बेटा एक बात बताई थी, जरा ध्यान से सुनना। अगर मुझे ए और बी को कंपेयर करना है, एक बात बताओ, ए में 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। बी में 2 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? लोग कहते हैं 75 डिग्री। 75 में जैसे ही 7 बोलते हैं, इतनी देर में तो उनके चांटा ही पड़ गया। उनको समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा नालायक, तो वेक्टर के बीच में एंगल पूछा है और तू 75 दे रहा है। उसने कहा, एकदम से उसको मेरी बात याद आई, अरे गुरुजी के चरणों में जाना पड़ेगा। सर ने बताया था टेल टू टेल और हेड टू हेड जोड़ते हैं। मैंने कहा देख, इस वेक्टर का क्या तेरा टेल टू टेल जुड़ा हुआ है? उसकी एकदम से नींद खुली, कहता गुरुजी गलती हो गई, सपना देख रहा था, गलती होगी सर, 75 डिग्री नहीं होगा ये एंगल। मैंने कहा जल्दी बता कितना होगा? उसने कहा गुरुजी 105 डिग्री होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस वेक्टर को उठा करके आगे शिफ्ट किया, टेल टू टेल मिलाया, तो जो एंगल आया वो 105। अब मैंने कहा देख, मैंने तुझे एक स्टेटमेंट लिखवाया था कॉपी में, तुझे याद है? गुरुजी स्टेटमेंट तो बहुत लिखवाए थे आपने, कौन से वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हो? मैंने बताया था जैसे जैसे 2 वेक्टर के बीच का एंगल बढ़ता जाता है, उनका रिजल्टेंट कम होता जाता है। कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल याद आ गया। आपने बताया था कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटता है। मैंने कहा बस इसी बात का तुझे यूज करना है। यहाँ पे पहले वाले केस में एंगल है 90 डिग्री, दूसरे वाले केस में एंगल है 105 डिग्री। एंगल बढ़ा दिया तूने,
एंगल बढ़ा दिया तो रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले वाले से कम आएगा। उसने कहा बिल्कुल, मतलब सबसे ज्यादा रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो देखो बेटा ध्यान से देख लो, इस तरीके से हम ए और बी में कंपेयर कर सकते हैं। लोग तो यहाँ पे वैल्यू निकालने लग जाते हैं कैलकुलेटर यूज करके, 75 डिग्री और 105 डिग्री। हमने कहा दिमाग का यूज करें, कैलकुलेटर का यूज ना करें। दो वेक्टर के बीच का एंगल बढ़ गया तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। तो गारंटी है कि इस केस में जो ये रिजल्टेंट आ रहा है इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता कि कितनी होगी, लेकिन ये गारंटी है कि ये जो भी रिजल्टेंट आया है ये 2√2 से तो कम आएगा। सृजंक मिश्रा कह रहे हैं कि सर उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत वीक है। ये पूछा गया है ये चार अलग अलग जो डायग्राम बनाए गए हैं इसमें से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको निकालना आता है तो आपको वही रिजल्टेंट देखना है कि किसकी लेंथ सबसे ज्यादा आ रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं 105 डिग्री कैसे निकाला। ये कौन लोग हैं भाई, कहां से आते हैं ऐसे लोग जो ये बोल रहे हैं कि 105 डिग्री कहां से निकाला। बेटा तुमने गलती से साइंस ले लिया, हमको लग रहा है तुमको किसी ने बोल दिया साइंस में बहुत स्कोप है और तुमने इस चक्कर में आकर के ये ले लिया। जिनको ये नहीं पता कि ये एंगल 105 डिग्री कैसे आया है तो मैं बताना चाहूंगा जनाब तुम गलत जगह आ गए हो। तुम्हें तो बेटा कोई और कॉमर्स या आर्ट्स लेनी चाहिए थी। इन दोनों एंगल का सम 180 होता है तो एक 75 तो दूसरा 105 ही होगा। ऐसे लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है भाई। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मैंने दिया नहीं था, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ ये अगर मैं आपसे पूछ लूं क्या होगा, तो ये वैल्यू क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो आपने पढ़ा होगा, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। लेकिन हाँ यहाँ पे बोला गया है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तभी संभव हो सकता है जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। और इस वाली वैल्यू को जीरो होने के लिए यहाँ पे कॉस थीटा को क्या करना पड़ेगा, जीरो। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है ये आप खुद सोच सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हम यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं, तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी अ 90 डिग्री। तो इसका मतलब है ये सी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। क्लियर, डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे बेटा, करेक्ट है। द एंगल बिटवीन द, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं इसका सी ऑप्शन सही नहीं है क्या। देखो सी ऑप्शन में क्या है, आइदर ए और बी मस्ट बी जीरो, मस्ट लिख दिया है इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मस्ट पे ही नहीं, इवन 90 डिग्री पे भी तो हो रहा है। अगर इसमें से ए और बी में से कोई भी जीरो हो गया तो वो हमेशा ही ट्रू होगा, इसलिए हमने यहाँ पे सी ऑप्शन टिक नहीं किया है। हाँ डी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है, ए और बी में एंगल अगर 90 हुआ तो ऑब्वियस सी बात है इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन वो सी ऑप्शन में ये कहना चाह रहा है कि अगर ए और बी मस्ट बी जीरो होंगे तभी ये संभव है, इसलिए हमने यहाँ पे सी ऑप्शन को टिक नहीं किया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं ये मॉड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफी सारे स्टूडेंट्स ने बताया भी है। देखें ध्यान से, देखो ये आपको p वेक्टर दिया हुआ है और ये आपको q वेक्टर दिया हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों वेक्टर। पैरेललोग्राम रूल याद करो, वो वेक्टर जो कॉमन टेल से बनता था, कॉमन टेल से बनता था, क्या वो उन दो वेक्टर का रिजल्टेंट हुआ करता था। देखो ध्यान से, उत्कर्ष कह रहे हैं मैंने 8th क्वेश्चन नहीं दिया था, क्या मैंने 8th क्वेश्चन दिया था भाई। उत्कर्ष बेटा तुम लोग यार ध्यान से पढ़ा करो, मैं तुम्हारे से ज्यादा कंसर्न हूं, मैं तुमसे ज्यादा प्रॉपर चीजें ऑब्जर्व करता हूं। ठीक है, पता नहीं कुछ भी टाइप करते रहते हैं। देखिए ध्यान से, ये p वेक्टर और ये q वेक्टर, अगर ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड रिप्रेजेंट कर रहा है तो बताओ ये वाला वेक्टर कौन सा होगा जो कॉमन टेल से निकल रहा है। नोट्स रिवाइज करेंगे होंगे तभी समझ में आएगा।
जिसको इन्होंने ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द समेशन ऑफ टू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। क्लियर? और ये वाला वेक्टर कौन सा होगा? ये वाला वेक्टर, ये उस दिन मैंने याद रखने का तरीका बताया था। देखो ये जो बी वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, इसका मुकुट पी पर है, तो जिस पर मुकुट पहले आ रहा है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं बी वेक्टर को क्या लिखूंगा? बी वेक्टर बराबर पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। दिस इज द पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ध्यान से देखें, याद करें, ये बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? एक एडिशन रिप्रेजेंट करता था तो एक सब्ट्रैक्शन रिप्रेजेंट करता था। बस इसके आगे की कहानी बहुत आसान है। आपको यहाँ पे P और Q की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो जब आप 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास A ऑप्शन आ जाता है। क्लियर? और जब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास B ऑप्शन आ जाता है। ये आपके पास आ जाते हैं। अब देखना ध्यान से, C ऑप्शन पर आते हैं। सी ऑप्शन में एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, P एंड Q वेक्टर ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड। P और Q का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, मतलब ये हमें गिवन है कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q वेक्टर के बराबर होगा। क्या आपको P और Q की वैल्यू पता है? ये दी हुई है। इन वैल्यूज को आप अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 का मॉड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन 2 के मॉड के बराबर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अरे गरीबों को इसको बताओ कि रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। पता नहीं कहां से कौन कौन से गरीब आ गए। क्या भैया रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते हैं क्या? रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं भाई। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। बहुत सस्ता वाला ले रहे हैं भैया, इनको बोलो थोड़ा सा ब्रांड इंक्रीज करें। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा भाई। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास यहाँ से सी ऑप्शन भी आ जाता है। अब आता है सर ये डी ऑप्शन में क्या है? ये सर ये तो समझ ही नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो डी ऑप्शन में अपन लोगों ने यूज किया है वो डी ऑप्शन अपन ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर इसको स्केलर डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। तो आप इस वाले पार्ट को अभी होल्ड करके रखें, ये वाली बात आपको कुछ समय बाद समझ आ जाएगी। वैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, बस हिंट दे देता हूँ कि देखो यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। और अगर डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो बस एक बात याद रखना, सर ने बताया था कि उस केस में ए डॉट बी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना, आगे जाकर के 2 से 3 लेक्चर बाद हम इस चीज को पढ़ लेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें किस ऑप्शन में डाउट है? ए ऑप्शन में डाउट नहीं होगा, सी ऑप्शन में डाउट आ रहा है। ओ हो सी ऑप्शन में जरा ध्यान से देखिएगा। जिन लोगों को सी ऑप्शन में डाउट आ रहा है वो कह रहे हैं कि सर ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें? ये तो सर आगे आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। बात तो तुमने सही कही है, लेकिन इंटरसेक्ट हमें कराना तो आता है। क्या करो, इस सी को आगे की तरफ शिफ्ट मारो, देखना ध्यान से, और इस ए को भी आगे की तरफ शिफ्ट मारो। क्या वेक्टर्स को इस तरीके से आगे की तरफ शिफ्ट मारा जा सकता है? जैसे ही शिफ्ट मारा, जिस पॉइंट पे मिलेंगे एकदम से क्लिक किया, अरे सर सर रुको रुको, मैंने कहा क्या हुआ? सर ट्राइंगल बन गया ये। अच्छा सर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है? मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल होता है। तो सर देखो ये 70 दिया है, ये 60 दिया है। मैंने कहा दिया तो है। तो देखो सर ये वाला एंगल मेरे हिसाब से इन दोनों का सम करें तो ये वाला एंगल 50 होता है, ये वाला एंगल 50 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 50 एंगल आ रहा है, बस हो गया काम। जरा ध्यान से देखना, सी का हेड और ए का हेड, क्या दोनों के हेड टू हेड मिल रहे हैं? इस बात को जरा ऑब्जर्व करें ध्यान से। हेड टू हेड मिल रहे हैं तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी योर आंसर, मतलब सी आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नहीं आई मेरी बात समझ? बी और सी के बीच का एंगल ऑलरेडी कितना था? 110 था। डी और सी के बीच का एंगल देखो, कुछ लोग कह रहे हैं सर बी भी होना चाहिए। ओहो इन लोगों को तो भैया सुबह नहा धो करके आने चाहिए ठंडे पानी से। ये कह रहे हैं कि सर डी और सी के बीच का एंगल 70 होना चाहिए। नालायक,
डी वेक्टर का हेड और सी का टेल मिल रहा है, तो ये एंगल लेगा या इसके बाहर वाला एंगल लेगा? एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री। ए ऑप्शन तो होगा ही होगा बेटा, आंसर में भी लिखा होगा, 9th का ए भी होगा, तो ए सी डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना दिमाग लगाइएगा तन्मय गोयल, ए और सी तो पैरेलल हैं, तो 0 होगा ना। किसने बोला ए और सी पैरेलल है बेटा? ये ए और सी तुम्हें पैरेलल किसने बोला है तन्मय गोयल? तुम अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो। ये तुम्हें लाइन दिखाई नहीं दे रही? पैरेलल का मतलब क्या होता है, दिखता नहीं है तुम्हें? ये ए वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, इनके हिसाब से ये दोनों लाइनें पैरेलल है भाई। ये देखो, अगर ये पैरेलल होते तो इंटरसेक्ट ही नहीं करते। एक कॉमन आईक्यू की जरूरत होती है अगर हम आईआईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप इस तरीके की हरकतें करके मुझे मत दिखाया करें, ठीक है? चलिए, हाँ ब्लैक स्क्रीन थोड़ी देर बाद आ जाएगी बेटा, अभी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पर ही आ जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम शीट पर, जल्दी से फटाफट डिस्कशन कंप्लीट करना है। शीट में क्वेश्चन नंबर 38 दिया था मैंने। बेटा जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मैं डिस्कशन करूंगा, और जिनमें इसके अलावा आपको डाउट है तो वो आप ट्यूटोरियल क्लासेस में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग फालतू में टाइप कुछ भी ना करें। अच्छे स्टूडेंट जो मैसेज टाइप करना चाहते हैं, जो डाउट्स पूछना चाहते हैं, मैं उनको डिस्कस नहीं कर पाता हूँ इस चक्कर में, ठीक है? देखिए ध्यान से, पहले तो आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा सर सब कुछ तो एक जैसा ही लग रहा है। ये जिन लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ है वो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने क्लास नोट्स में एक बात लिखवाई थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड। ये नोट्स में देखना, आपके नोट्स में ये बात लिखी हुई है, तो अगर आप उन ऑप्शंस को चेक करें तो देखें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन यही बोल रहा है, देखो ध्यान से, अगर नहीं देख पा रहे हो तो आंखें खोल करके देखो, आंखें बंद करके मत देखा करो, जो तीसरा नेत्र है ना तुम्हारा उससे देखना शुरू करो। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। बी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ये ग्रेटर देन साइन लगा दिया है। ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए था? लेस देन होना चाहिए था। और अगर आप देखें ध्यान से तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि डी ऑप्शन इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी will always be greater than mod of a minus b। ये दिखाई दे रहा है, mod of a vector plus b vector, a plus b का जो रिजल्टेंट है वो इससे ज्यादा होगा, ठीक है? तो देखो a और d ऑप्शन तो यहां से आ गए। अब देखना c ऑप्शन, ये a प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या है? वन ऑफ द डायगोनल, और ये क्या है? दूसरा वाला डायगोनल। तो ये कह रहे हैं कि a प्लस बी का मॉड हमेशा a माइनस बी के मॉड से ज्यादा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, और इवन कम भी हो सकता है। इस बात को मैं डायग्राम बना करके प्रूव कर सकता हूं, अभी तुम्हें अपने आप ये बात चमक जाएगी। जरा देखना ध्यान से, मान लो ये ए वेक्टर और ये है बेटा बी वेक्टर, ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका रिजल्टेंट बता दो तो कैसे बताओगे? पहले इसको कंप्लीट करोगे, पैरेललोग्राम बनाओगे, बन गया पैरेललोग्राम, ठीक है? अब पैरेललोग्राम बनने के बाद रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो। ये वाला रिजल्टेंट क्या देगा तुम्हें? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक डायगोनल आपको ए प्लस बी देता है, मेरी बात समझ आ रही होगी शायद। और ये वाला डायगोनल जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल आपको क्या देगा? दूसरा वाला। इसका कलर बदल लेते हैं, ये तो बात नहीं चमकेगी। ये वाला डायगोनल आपको क्या देगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देख करके बताओ अभी कौन सा वाला डायगोनल ज्यादा है, किसकी लेंथ ज्यादा है? इस वाले की ज्यादा है या इस वाले की ज्यादा है? अभी तुम्हें देखते ही समझ में आ रहा है कि इस वाले डायगोनल की लेंथ ज्यादा है। अगर इस वाले डायगोनल की लेंथ ज्यादा है जनाब, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि a प्लस बी वेक्टर का मॉड, मतलब डायगोनल की लेंथ, सुनिएगा ध्यान से,
इस केस में ग्रेटर आ रही है किससे? a माइनस बी वेक्टर के डायगोनल की लेंथ से। तो लोगों को लगता है सर ऐसा तो हमेशा होता होगा। मैंने कहा नालायक चुप, सुनता ही नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो बराबर हो जाते। और अगर ध्यान से देखना, अगर a की लेंथ b से ज्यादा हो जाती तो तुम्हारी कहानी पलट जाती। मैंने कहा सर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मजा नहीं आया। मैंने कहा अभी आएगा देख। वेक्टर तो ड्रॉ कर, जब तक तू डायग्राम खुद से नहीं बनाएगा जब तक तेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलने वाली। मान ली ये रहा तेरा ए वेक्टर और ये रहा तेरा बी वेक्टर। इस बार देखना ध्यान से, मैं ए और बी की बात नहीं कर रहा हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी की बात कर रहा हूँ। जिसने मेरी बातों को ध्यान से सुना है उसके लिए चीजें बहुत आसान है। ये ले, अब बना वेक्टर जल्दी से। क्या ये वाला डायगोनल तेरा a प्लस बी बनेगा? एक मिनट, इस तरीके से नहीं, एक मिनट, गड़बड़ हो गई। एक्यूट एंगल बनाने की वजह ऐसे बना लेते। देखना ध्यान, ये a वेक्टर और ये है तेरा b वेक्टर, ठीक है। ये a वेक्टर और दूसरा वाला क्या है तेरा b वेक्टर। अब देखना ध्यान से, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। जब तुम पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ऐसे होगा कंप्लीट। तो अब तुम्हारा ये वाला जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और ये वाला वेक्टर जो लाल कलर से मैं बना रहा हूं ये कौन सा बनेगा बेटा? ए माइनस बी। देख करके बताना कौन से डायगोनल की लेंथ ज्यादा है। अभी ए प्लस बी की ज्यादा है या ए माइनस बी की ज्यादा है? ए प्लस बी की ज्यादा है या ए माइनस बी की ज्यादा है? तो मैं देखते ही समझ में आ रहा है। इस वाले केस में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की जो लेंथ आ रही है, ये वेक्टर लगा लेना, वो ज्यादा आ रही है। तो देखो a प्लस बी की भी लेंथ ज्यादा हो सकती है और a माइनस बी की भी लेंथ ज्यादा हो सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि a और b के बीच का एंगल क्या है। इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, लिख लेना। तुम्हें ये बात शायद समझ आ भी गई हो, यहीं पे कहीं पे लिख देते हैं भाई। क्या? अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा क्या है? a और b के बीच का एंगल। तो उस केस में a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड a माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये नोट्स में लिखवाया था, ये नोट्स में लिखवाया था। देखना, थीटा 90 होता है तो रेक्टेंगल बन जाता है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हुई तो ये वाला केस होगा, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। थीटा लेस देन 90 होगा तो उस केस में a वेक्टर प्लस b वेक्टर वाला जो डायगोनल है उसकी लेंथ a वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाले से ज्यादा होगी। ओ भाई नहीं आई बात समझ? बाउंसर लग रहा है, बाउंसर बैकफुट पे जाने का, बैकफुट पर अगली बॉल यॉर्कर भी हो सकती है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होगी, 90 और 180 के बीच में, ठीक है, 90 और 180 के बीच में, जीरो वाली बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जीरो के केस में तो वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो ये वाला केस बन जाएगा। और इस वाले केस में देखते ही समझ आ रहा होगा कि कौन सा डायगोनल की लेंथ ज्यादा आ रही है, a प्लस बी वाले की बेटा या a माइनस बी वाले की। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देख लो, a प्लस बी की भी लेंथ ज्यादा हो सकती है और a माइनस बी की भी लेंथ ज्यादा हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि a और b के बीच का जो एंगल दिया है वो 90 से ज्यादा है या 90 से कम है। पूरा गेम एंगल का, पूरा गेम एंगल का। तो देखते ही तुम्हें समझ आ गया होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट बता दो बेटा, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है, इसका मतलब ये करेक्ट। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लें सभी लोग। प्रिया, आधे लड़के तो यहीं पिघल गए होंगे नाम सुनते। नेक्स्ट शुभांगी, ठीक है। दो लड़कियां हैं, एक पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा भाई। प्रिया ने बताया कि जो डायगोनल है उसकी लेंथ 5i आ रही है,
और शुभांगी ने बताया कि जो रिजल्टेंट है दो वेक्टर्स का सम ऑफ द टू वेक्टर्स वो i प्लस 4j कैप आ रहा है। मान लेते हैं एक वेक्टर अपना a है और एक वेक्टर b है। क्वेश्चन में ये भी बोल दिया गया है इन दो में से कोई एक सही बोल रहा है और एक गलत बोल रहा है, कोई एक सही बोल रहा है और एक गलत बोल रहा है। तो हो सकता है, देखो जो सही बोलेगा वो तो a प्लस बी की वैल्यू बताएगा, जो गलत बोल रहा होगा वो हो सकता है उसने कोई दूसरा डायगोनल मेजर कर लिया हो, क्योंकि पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये वाला डायगोनल होता है, एक तो ये वाला डायगोनल होता है और एक ये वाला डायगोनल होता है। अब जब प्रिया और शुभांगी ने मतलब P और S ने जब रिजल्टेंट की वैल्यू बताई है तो हो सकता है कि प्रिया ने सही वैल्यू बताई हो, शुभांगी ने गलत बताई हो, या ऐसा हो सकता है नालायक हो कि शुभांगी ने सही बताई हो प्रिया ने गलत बताई हो। कोई एक सही है तो एक गलत है। तो सर अब क्या करें ये बताओ आप। तो देखो मान लेते हैं पहले वाले केस में कि जो प्रिया है वो करेक्ट, मेरे प्रिय भाई बहनों प्रिया करेक्ट है। तो अगर प्रिया करेक्ट है तो इसका मतलब अपन लोग बोलेंगे कि प्रिया ने a वेक्टर प्लस b वेक्टर की वैल्यू बताई होगी, क्योंकि सम ऑफ द टू वेक्टर बताया उसने, तो वो कितनी बताई होगी 5i कैप। अगर प्रिया सही बता रही है तो शुभांगी गलत बता रही है, तो इसका मतलब उसने किसकी वैल्यू बताई होगी, उसने a माइनस बी की वैल्यू बताई होगी, जो कि कितनी दी हुई है i कैप प्लस 4j कैप। क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है आई और जे, इनको देख के डरना नहीं, ये आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब इन दोनों को कर दो ऐड, क्या यहाँ से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ऐड करोगे तो देखो आई से आई को जोड़ो, जे से जे को जोड़ो, बस याद रखना ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बताऊंगा यूनिट वेक्टर में। तो जैसे ही अब तुम दोनों को ऐड करके ए और बी की वैल्यू निकालोगे तो तुम निकाल पाओगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पर इन दोनों इक्वेशन को, अगर इसको इक्वेशन 1 मान लूं और इसको इक्वेशन 2 मान लूं, दोनों को जोड़ने पे यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू आ जाती है कितनी 3i कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है प्लस के 2i कैप माइनस के 2j कैप। देखो ये मैंने कर दिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग सी आ गया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि प्रिया करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है कि शुभांगी करेक्ट हो। अगर शुभांगी करेक्ट है तो इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी की वेक्टर की जो वैल्यू है वो शुभांगी सही देगी, मतलब आई कैप प्लस 4j कैप। और प्रिया ने गलत जवाब दिया इस बार, तो उसकी वैल्यू होगी 5i कैप। यहाँ पे एक जना बोल रहे हैं प्रिया इज ऑलवेज करेक्ट, अभी नालायक जरूरी थोड़ी है। तो देखो यहाँ से इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको अगला आंसर मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट दिल्ली। ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आई होप कि यहाँ तक मेरी बातें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो बस इतना ही होमवर्क दिया था, ठीक है। चलिए तो फिर आगे की क्लास की चर्चा शुरू की जाए, ठीक है। आगे की क्लास की चर्चा शुरू की जाए। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आपने यहाँ पे मॉड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बेटा 5i कैप जो है इसमें, ये 5 जो है वो मैग्नीट्यूड है और i कैप उसका डायरेक्शन दे रहा है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, ये पूरा वेक्टर लिखा हुआ है, इसलिए मॉड नहीं लगाया, ठीक है। देखें ध्यान से, फोकस करिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये अगर एडिशन समझ में भी नहीं आया है तो दिक्कत की बात नहीं है, मैं आगे यूनिट वेक्टर पढ़ा दूंगा, उसके बाद ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब आप इस क्वेश्चन को होल्ड भी कर सकते हैं अभी, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बाद समझ में आ जाएगा। चलिए तो अपन लोग अब स्टार्ट करेंगे पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक। हाँ देखें ध्यान से, लास्ट क्लास में हम पॉलीगन रूल पढ़ रहे थे, ठीक है। यहां तक कि हमने चर्चा कर ली थी अपनी लास्ट क्लास में। देखो मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि मैं जनरली ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोगों में। हो सकता है कि आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं तो यू आर फ्री, ठीक है, तो आप
कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ भी टाइप करने का राइट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप अपने रैंडमली जो मन करता है वो टाइप करते रहते हैं, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे होते, इट्स ओके, ठीक है। हिंदुस्तान में रहते हो, स्वतंत्र भारत में, तो आपको अपनी बात रखने का, बिल्कुल अपनी बात रखने का पूरा वो है, इजाजत। लेकिन मेरी बात सुनो, आप तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, है ना? जैसे मैं कोई भी टॉपिक जब पढ़ाता हूँ ना, तो जैसे मैं उस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट, सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, सर ऐसा करने से क्या फायदा होगा, सर ऐसा कर दें तो क्या हो जाएगा, सर इसमें ये कर दिया तो क्या हो जाएगा। मतलब वो मेरी बातों को ना सुन करके सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। सर ऐसे करने से ये होता है क्या, सर ये क्यों नहीं किया आपने, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। अगर आप आईआईटी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के सवाल पूछना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि पढ़ने का ये सही तरीका नहीं होगा। और ऐसा नहीं है, आपने बचपन से ये तरीका कभी फॉलो भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अभी तुम ज्यादा एक्साइटेड हो इसलिए इस तरीके का पागलपन दिखा रहे हो। एक बात बताओ, जब आपको बचपन में पहली बार 2 का टेबल पढ़ाया गया था, मतलब 2 का टेबल पढ़ाया गया था, तो आपको उस 2 के टेबल को याद कराया गया था। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। आपने उस समय अपने टीचर से ये सवाल पूछा था, टेबल का क्यों यूज कर रहे हैं मैम, क्या इसका यूज है, क्या ये हमारे जीवन में कभी यूज होगा, क्या मैं किसी का भी टेबल निकाल सकता हूँ, आप मुझे 2 का क्यों सिखा रही हैं, आप मुझे 12 का क्यों नहीं सिखा रही हैं। क्या आपने ऐसे सवाल जवाब किए थे? नहीं किए थे। आपने क्या किया, आपके टीचर ने जो आपको सिखाया, आपके पेरेंट्स ने जो आपको बताया, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो किया। 2 का टेबल आपने रट्टा मारा। रट्टा मारने का मतलब समझते हैं, आपको समझ कम आया, लेकिन जो आपको बोला गया था उसको बस याद कर लिया, ठीक है। फिर जब आप थोड़ा सा बड़े हुए, फिर आपको समझ में आना स्टार्ट हुआ कि यार ये टेबल वेबल कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट अ सक्सेसिव एडिशन। बस चीजों को ऐड करते जाओ, टेबल बनता जाता है। फिर उसके बाद आपको ये भी बात समझ आई कि यार ये टेबल 10 तक नहीं होता, 2 इंटू 10 20, लेकिन 2 इंटू 12 भी डिफाइन होता है। और फिर आपको एक और बात समझ आ गई कि यार मैं तो किसी का भी टेबल लिख सकता हूँ, मुझे कोई टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एडिशन करना आता है। तो फिर तुम हीरो बनने लग गए। जब तुम 3rd 4th क्लास में पहुंचे और तुम्हें सारी चीजें समझ आ गई, तुम्हारी मैच्योरिटी चैप्टर को लेकर के जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत गजब की हो गई। उसके बाद तुम स्टाइल मारने लगे, तुम लोगों के सामने कहते थे, ओए मुझसे पूछ किसका टेबल पूछना है, तेरे को कहां तक याद है, 10 तक ही याद है, बहुत गरीब है, मुझसे पूछ, मुझे 58 का भी टेबल आता है, 5 मिनट में लिख के बताऊंगा 58। क्यों? क्या आपको सच में याद करके आए थे क्या टेबल? नहीं, आपको टेबल की डेप्थ समझ आ गई थी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, आपको पता चल गया था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टेबल। इसलिए चीजें आपके लिए फिर बहुत आसान। ये जो मैंने कहानी बताई ना, ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही आपकी आईआईटी जेई में फॉलो होती है, ठीक है। When you are preparing for जेई एग्जाम, और आपको जब कोई भी नई चीज पढ़ाई जाती है, तो हम सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को सुने। आपको पहली बार में जब मैंने स्टेटमेंट बोला, तो आपको उसकी डेप्थ समझ में नहीं आएगी, और ये पहली बार थोड़ी ना हुआ, ऐसा हर बार हुआ है। लेकिन आप सर की बातों को सुनते जाएं, उसको फॉलो करते जाएं, भले फील ना आ रही हो, लेकिन जो सर बोल रहे हैं बस उसे सुनते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे चैप्टर अपनी अंतिम पड़ाव पे पहुंचेगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तुम्हारे दिमाग के नट बोल्ट खुलेंगे, तुम्हें चीजों को लेकर के समझदारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाएगी। दिस इज द वे। जब आपको कोई टॉपिक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा समझाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत समझ आ जाए। लेकिन ये गारंटी देता हूं कि अगर मेरे हिसाब से चलते रहे, तो आज ये टॉपिक पढ़ाने के 5 दिन बाद तुम्हें इतनी डेप्थ नॉलेज हो जाएगी इस टॉपिक की, तो तुम्हें समझ आ जाए। तो जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, तो उसी दिन आपके हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। जैसा कि जब आपने 2 का टेबल पढ़ा था, तो उस समय अगर आप अपनी मैडम से इतने सारे सवाल पूछ लेते ना कि ये क्यों कर रहे हैं, इसका जीवन में हमारे यूज किया है, ये आपको कैसे पता चला, इस तरीके के जो सवाल तुम मेरे सामने टाइप करते रहते हो यहाँ पर, इस तरीके का अगर सवाल आप पूछ लेते, तो आपको मैडम 2 का टेबल तो नहीं पढ़ाती, पहले आप में मार लगाती, है ना। तो पहले अपना तरीका बदलो। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी टीचर्स, जो भी रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर जिस तरीके से आपको बोल रहे हैं, आप उसको फॉलो करें। आप उनको मत समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है,
जो आपके सामने स्क्रीन पे बैठा हुआ है ना, वो इस खेल का बहुत बड़ा खिलाड़ी है यार। उसको पता है कि इस खेल में कब कहां पर बाउंसर डालनी है, कब कहां पे यॉर्कर डालनी है और ये गेम कैसे खेला जाएगा। तो प्लीज जस्ट फॉलो, अंधभक्त बनकर के चीजों को फॉलो करो। ज्यादा क्वेश्चंस टाइप करके मत पूछा करो, क्योंकि आपके अगर मैं हर सवाल का जवाब दे दूंगा तो मैं आपके साथ गद्दारी कर रहा हूं यार। आईआईटी ये नहीं कहता कि आप बच्चे का हर एक छोटे से छोटा डाउट क्लियर कर दो खुद से। आईआईटी कहता है कि आप बच्चे को कोई चीज एक्सप्लेन करो और उसको सोचने का वक्त दो, और वह जब वो सोच के आ जाए तो 2-3 दिन बाद उसको डिस्कस करो। ये आईआईटी है, क्योंकि उसका दिमाग चलना जरूरी है। दिस इज द नीड। और मैं आपके साथ ये गद्दारी बिल्कुल नहीं कर सकता। ये यहाँ पे सुएस क्या बोल रहे हैं, म्यूट हो, म्यूट म्यूट। बेटा म्यूट ही रहोगे ना, क्या मतलब है कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस आ रही है, सभी को आ रही है। बेटा सुएस अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ठीक है। देखो, मैं आपके तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलूंगा, मेरा अपना स्टैंडर्ड तरीका है और मुझे पता है कि आईआईटी की प्रिपरेशन कैसे कराई जाती है और कैसे एक अच्छी रैंक लाई जाती है। मैं उसी तरीके को फॉलो करूंगा। मैं आपके साथ कोई भी गद्दारी नहीं कर सकता। आप जैसे चाहोगे मैं बिल्कुल वैसे नहीं पढ़ा सकता। मेरी अपनी स्पीड होगी, मुझे पता है मुझे कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, ठीक। तो प्लीज पेशेंसफुली मेरी बातों को ध्यान से सुना करें। आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप उन डाउट्स को साइड में मार्क करके लिखा करें, और जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद जब आप क्लास नोट्स को पढ़ते हैं और हैंडआउट को देखते हैं तो प्लीज उस समय आप उन डाउट्स के बारे में खुद सोचा करें। हो सकता है उस समय आपको समझ ना आए, जैसे 2 के टेबल की एग्जैक्ट फील आपको पहले दिन नहीं आई थी, लेकिन जैसे जैसे आपका माइंड डेवलप होता गया आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियरली समझ में आने लगी। तो इट इज ऑल अबाउट दैट। हमारा तरीका बिल्कुल वही रहता है और हम उसी तरीके को फॉलो करेंगे, क्लियर। और एक और बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे अभी हम क्या करते थे कि मैं लास्ट क्लास मतलब क्लास के एंड में आपको होमवर्क लिखता था, ठीक है। तो वो ड्यूरिंग द लेक्चर में लिख करके दिया करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ड्यूरिंग द लेक्चर वो होमवर्क लिखने में हमारे 4 से 5 मिनट चले जाते हैं। तो अब क्या हुआ करेगा कि मैं वो होमवर्क लिखा नहीं करूंगा, ठीक है। क्या किया करूंगा, क्लास ऑफ होने के बाद मैं उस हैंडआउट में उस होमवर्क को एंड में लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लेक्चर ना लिख करके, जैसा कि ऑब्वियस हैंडआउट पर लिखा हुआ आपको हमेशा ही मिलता है, लेकिन वो ड्यूरिंग द लेक्चर ना लिख करके मैं लेक्चर के बाद लिखा करूंगा। उससे क्या होगा, मैं उससे आराम से क्वेश्चंस को सेलेक्ट भी कर पाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन अभी दे सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि क्लास ओवर होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आप लोग जरा चेक करें कि आपको क्या होमवर्क मिला है और उस होमवर्क को आप लोग अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, लगभग विद इन जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी उसके 45 या 50 मिनट बाद जाकर के हैंडआउट आपका शेयर हो जाएगा, तो 50 मिनट के अंदर आपको होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स वगैरह को रिवाइज करें, अदर चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी भी मेरे समझाने के बाद भी लोग यहाँ पे टाइप किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पॉलीगन रूल में जितना पढ़ाया है सिर्फ आप उतना ही याद रखिएगा। उसके अलावा सर उसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या यूज है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। आप आगे चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस पॉलीगन रूल की इंपॉर्टेंस क्या थी। जितना बताया बस उतना याद रखिए, ओके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर। अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर मतलब आप समझ रहे होंगे कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो उस केस में वेक्टर के साथ क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया ए, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक। अगर मैं इस वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे बेटा, -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये वेक्टर आपका क्या बन जाएगा, -a वेक्टर। तो अगर ये a वेक्टर है तो -a वेक्टर क्या होगा, क्या ये होगा। मेरी बात समझ आ रही होगी, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक। अब देखना ध्यान से, अभी मैंने यहां पर पहले वाले वेक्टर को बेटा किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से मल्टीप्लाई किया, यही तो किया कि
ए वेक्टर कैसे आया, आप इस चीज को ऐसे लिखेंगे -1 इंटू ए वेक्टर। अब मैं कहूं कि सपोज इस वाले वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कैसा वेक्टर बनेगा, तो देखना 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर मुझसे कोई बोले कि 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करो तो मैं 2a वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, और ये आपके सामने जो वेक्टर दिखाई दे रहा है दिस इज व्हाट 2a वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को, मतलब आप वेक्टर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर की लेंथ उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगी। जैसे इस समय आपने वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपन लोग कह सकते हैं कि अब ये जो आपने वेक्टर बनाया ये वाला वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर से 2 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोई मुझे कहे कि 3 मीटर है तो गारंटी है जनाब कि 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर, मतलब जब भी हम किसी भी वेक्टर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है मैग्नीट्यूड उतने ही टाइम्स हो जाता है। डायरेक्शन चेंज हो भी सकता है और ना ही भी हो, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ, सुनना ध्यान से, अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछ लेता बेटा माइनस के 2a वेक्टर बताओ, तो आप यहां पे ये वाला जो वेक्टर बनाते इस तरफ, ये आपका वेक्टर क्या होता, माइनस के 2a वेक्टर। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा चलो, अब मैं अगर आपसे पूछ लेता 0.5 वेक्टर बताओ, जैसे एक सिंपल सा सवाल, मान लो ये है आपका ए वेक्टर, अब मैं आपसे बोलूं कि ड्रॉ ए वेक्टर बाई 2, मतलब इसी को और तरीका है लिखने का 0.5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। क्या आप इस वेक्टर को ड्रॉ कर पाएंगे? अगर मैं आपसे एक और पूछ लूं नेक्स्ट माइनस ए वेक्टर बाई 2 और माइनस के 0.5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, क्या आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे? पहले वाला वेक्टर बताओ क्या बनेगा, इस वाले वेक्टर को बताओ क्या बनेगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या ये नंबर आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है? क्या 1/2 पॉजिटिव नंबर है? अगर 1/2 पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आधा हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर एक वेक्टर बनाने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये ए वेक्टर का जस्ट आधा बनाया और इस वेक्टर को क्या मैं यहाँ पर ए वेक्टर बाई 2 लिख सकता हूँ? अरे नहीं आई मेरी बात समझ। इसी तरीके से अगर मैं आपसे दूसरा वाला वेक्टर पूछ लूं माइनस, तो ये नंबर जो आपने मल्टीप्लाई किया है क्या ये नंबर -1/2 है? -1/2 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो देखो ये वेक्टर ऐसे बनेगा, और ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, माइनस के a/2। आई होप कि सभी को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है भाई, सहमत हो? तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि मैं कोई भी एक नया वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूं k टाइम्स ऑफ a वेक्टर, है ना, इसमें k क्या है, k इज अ नंबर, और ये नंबर जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो, जैसे 1/2 कोई इंटीजर था क्या, फ्रैक्शन भी हो सकता है। k अगर एक नंबर है तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना मेरे साथ ही साथ, इफ k इज ग्रेटर देन 0, अगर k ग्रेटर देन 0 हुआ मतलब k क्या हुआ, पॉजिटिव, देन डायरेक्शन रिमेन सेम। क्लियर? और दूसरा पॉइंट, इफ k इज लेस देन 0,
मतलब k नेगेटिव हुआ, then direction will be opposite, then direction is opposite. किसके अपोजिट? जिस वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, उसके जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये गोलम यहाँ पे लिख रहे हैं सर यू आर म्यूटेड। क्यों यार इस टाइप के मैसेज करते रहते हो? मैं क्लास ले रहा हूं, मुझे पता है कि मैं म्यूट हूं या नहीं, ठीक है। अगर k की वैल्यू 0 हो जाए तो k की वैल्यू 0 होने का मतलब वो वेक्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर k को आपने 0 कर दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखना ये भी पॉइंट लिख ही लो जब पूछा गया है तो। k की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो k की वैल्यू 0 करने का मतलब है वो बन जाएगा आपका जीरो वेक्टर। इसी जीरो वेक्टर को एक और नाम बोला जाता है नल। नल, नल मतलब नल्ले, जिनपे कुछ भी नहीं है करने के लिए, ठीक है, नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर। देखिएगा ध्यान से, नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो नल वेक्टर इज लाइक अ डॉट, इट इज अ पॉइंट, क्योंकि इसकी एरो की कोई लेंथ तो है ही नहीं। जब एरो की कोई भी लेंथ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो वेक्टर है ये डायरेक्शन बताता है क्या? नहीं बताता। देयर इज नो डायरेक्शन फॉर द जीरो वेक्टर, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। लिख लेना, किसी पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो और नल वेक्टर। ओके, तो देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं, समझ में आ जानी चाहिए। एक ही लाइन में बोल सकता हूं कि किसी भी वेक्टर को किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उतने टाइम्स हो जाता है जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है। और डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ, अगर वो नंबर पॉजिटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप साथ ही साथ कोशिश किया करें, जितना पॉसिबल होता है नोट डाउन करते जाया करें, ठीक है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट subtraction of two vectors। आपको मैंने दो वेक्टर्स को ऐड करना तो सिखा दिया। अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर हम सीख चुके हैं। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कैसे किया जाता है। देखो सब्ट्रैक्शन करना बहुत आसान है इन केस ऑफ वेक्टर। इफ आई विल आस्क यू, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जनाब, फोकस करिए सुनिएगा। मैंने अगर आपसे पूछा कि मैं आपके सामने यहाँ पे दो वेक्टर लिख देता हूँ, देखिएगा, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। मैंने आपसे पूछा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो सब्ट्रैक्शन इज लाइक अ एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है। सर क्या बोल रहे हो सर, सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। और माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब क्या है? बी वेक्टर का जस्ट अपोजिट। अगर माइनस बी वेक्टर लिख दिया तो इसका मतलब है बी वेक्टर को कर दो उल्टा। तो हम कह सकते हैं कि अब मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर और एक है माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन करना भी इज लाइक अ एडिशन। सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है वेक्टर के लिए। सब्ट्रैक्शन इज आल्सो लाइक अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिएगा ध्यान से, फोकस करके सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या समझाना चाह रहा हूं कि दिस इज अ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। कौन कौन सा? ए वेक्टर और माइनस ऑफ बी वेक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रायंगल रूल पढ़ा है बेटा। जैसे ये मान लो मैंने एक वेक्टर बनाया ए, ठीक। तो सागर बेटा मेरी आवाज सही आ रही है, तुम बार बार एक ही मैसेज मत टाइप करो बेटा, मैं एक ही बात समझाता रहता हूँ आप लोगों को। क्या मेरी आवाज परफेक्ट नहीं आ रही है भैया? और स्टूडेंट वाई टाइप करो एक बार। सबको परफेक्ट आ रही है यार। जरूरी थोड़ा ना है कि हर बार प्रॉब्लम मेरे एंड से ही होगी, आपके एंड से भी टेक्निकल एरर हो सकता है ना। यहाँ पे देखो 500 बच्चे लिख रहे हैं यस यस यस।
पढ़ाई पे ध्यान नहीं होता। चलिए देखें ध्यान से, इग्नोर इट, फोकस। मेरे को बोला कि मान लो ये है तुम्हारे पास ए वेक्टर बेटा, और देखना ये है तुम्हारे पास बी वेक्टर। ठीक, देखना ध्यान से, ये है ए और ये है बी। अगर मैं आपसे ए प्लस बी की वैल्यू पूछता तो वो आप निकालना जानते हैं, लेकिन आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए माइनस बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। और यहां पर जो थीटा है ना बेटा, थीटा, ये थीटा क्या है, लिख लो इसको। थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। थीटा ध्यान से याद रखना, थीटा क्या है, यहाँ पर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। और अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो तुम कहोगे इट इज ऑल्सो एडिशन, लेकिन मुझे ए को बी से ऐड करना है या माइनस बी से ऐड करना है? माइनस बी से ऐड करना है। तो हाउ विल यू ड्रॉ द माइनस ऑफ बी वेक्टर? बी को उल्टा कर दो। तो यहाँ पे अगर इसको उल्टा करके बना दूं तो ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर बनेगा? देखना ध्यान से, फोकस करो ध्यान से। मैंने क्या किया, ये जो बी वेक्टर था इसको उल्टा कर दिया, अभी तो बताया था तुम्हें। तो ये वाला जो वेक्टर दिखाई दे रहा है बेटा, क्या ये माइनस ऑफ बी वेक्टर दिखाई दे रहा है? बस खत्म हो गया तुम्हारा काम। ट्राइंगल रूल तुम पढ़ चुके हो, ट्राइंगल रूल तुम पढ़ चुके हो। फोकस करके बताओ जल्दी से, रिजल्टेंट क्या होगा? क्या ये वाला वेक्टर जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला वेक्टर पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड पर, क्या ये दो वेक्टर का एडिशन दे रहा है? लेकिन अभी आपने जिन दो वेक्टर्स को जोड़ा है उसमें एक ए है और एक है माइनस ऑफ बी। तो ये जो रिजल्टेंट निकल करके आया है, देखना ध्यान से, फोकस करना, ये जो रिजल्टेंट निकल करके आया है अभी, ये रिजल्टेंट किसका है? ए प्लस बी का या ए माइनस बी का? दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। This is the a vector minus b vector. Addition is also same as subtraction. देखें ध्यान से। अब बात आती है, ठीक है सर एक बात बताओ मुझे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा था, तो ए और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल भी थीटा होगा क्या? क्या थीटा होगा क्या? सोचो सोचो, देखो दिमाग चलाओ, बत्ती जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर मुझे सही दे रहे हैं। ये वाला एंगल होगा, और ये एंगल देख के समझ आ रहा होगा कि पाई माइनस थीटा होगा। याद रखना इस बात को, नोट कर लेना। अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। वेक्टर के बीच का एंगल देख रहे हैं तो वेक्टर के बीच का एंगल देख रहे हैं तो बाहर वाला एंगल लेंगे, तो बस खत्म हो गई कहानी। अब तुम्हारे लिए चीजें आसान हैं। अगर मुझसे कोई पूछ ले, देखना कि भाई साहब ये बताओ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा? यहाँ पे वही ट्राइंगल रूल लगाएंगे। कैसे लिखेंगे देखना ध्यान से, स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, ए प्लस ऑफ माइनस बी, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो प्लस बी और माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा या पाई माइनस थीटा आएगा? अभी आप यहां पर a माइनस बी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था, तो a माइनस बी के बीच का एंगल कितना होगा जनाब? पाई माइनस थीटा होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा पाई माइनस थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बात याद होगी कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है। cos ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस ऑफ cos थीटा होती है। ये बेसिक मैथ्स में आपको बताया गया था। तो इसी एक्सप्रेशन को यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला वही, बस यहाँ पे जहां प्लस आ रहा था उसकी जगह अब माइनस लिख दिया है। एंड दिस इज व्हाट द एंगल, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मतलब जहां जहां थीटा आ रहा था उसको अगर पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया जाए, क्या मुझे रिजल्टेंट पता चल जाएगा? बहुत अच्छे। अब एक और सवाल मेरा आपसे, मान लो ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया है, ये ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल अल्फा है। ये एंगल क्या है? अल्फा। क्या तुम टेन अल्फा की वैल्यू बता पाओगे? क्या आप टेन अल्फा की वैल्यू बता पाओगे?
फॉर्मूला याद करो, टेन अल्फा बराबर क्या लिखा करते थे वहां पर, बी साइन थीटा। जहां जहां पे थीटा आ रहा था वहां वहां पाई माइनस थीटा लिख दो, क्योंकि ए और माइनस बी के बीच का एंगल थीटा नहीं है, पाई माइनस थीटा है। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। अब आप वहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि साइन पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है, साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा होती थी, और cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस ऑफ cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने ये आ जाएगा। ये जो दो फॉर्मूले लिखे हैं इनको कर लो डिब्बे में बंद। याद करना बहुत आसान है, क्योंकि प्लस वाले तो आपको याद ही होंगे। बस आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर -2a भी आएगा, और जब एंगल देखेंगे ए वेक्टर के साथ तो देखो न्यूमरेटर तो आज भी सेम है, बी साइन थीटा, क्योंकि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज सेम एज साइन थीटा। लेकिन डिनोमिनेटर में प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आने की बजाय जनाब a माइनस ऑफ बी कॉस थीटा आ जाएगा। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर b का मैग्नीट्यूड जब लिख रहे हैं तो b का मैग्नीट्यूड माइनस बी होगा। अबे गधो, चाहे मैं b वेक्टर लिखूं, चाहे मैं माइनस बी वेक्टर लिखूं, अगर इसका मॉड पूछा गया है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड लेंथ, तो वो लेंथ तो बेटा बी ही होगी ना, वो लेंथ तो बेटा बी ही होगी ना। तो इसीलिए यहां पर जब ये एक्सप्रेशन लिखा है, देखना सवाल सुन लेना, और लोगों की भी डाउट आ सकता है कि सर आप जब यहाँ पे बी की वैल्यू लिख रहे थे तो आपने यहाँ पे बी की वैल्यू माइनस बी क्यों नहीं लिखी। क्योंकि बेटा ये बी ए, ये क्या है, ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं। तो बी वेक्टर और माइनस के बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो, उस वेक्टर की लेंथ, फोकस करो, उस वेक्टर की लेंथ तो सेम ही है ना। आदित्य आनंद पूछ रहे हैं कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस के cos थीटा कैसे होगा। मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगा जो प्रॉपर रिवीजन ही नहीं करते, जो बेसिक मैथ्स ही नहीं पढ़ के आए हैं। बिना हम बेसिक मैथ्स पढ़े यहाँ आ गए, इसलिए जब बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था तब बोला था ध्यान से सुना करो मेरी बातों को, ठीक है। मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनोगे तो यही होगा, ठीक है। और पाई का मतलब यहाँ पे क्या है, कि पाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री। तो इसको आप 180 माइनस थीटा लिखें या पाई माइनस थीटा लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। इतनी गरीबी मत दिखाया करो। इसी चीज को आप 180 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि पाई रेडियन इज ऑल्सो 180 डिग्री। चलिए, तो देखिए इन फॉर्मूले को याद रखिएगा। सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो लाइक एडिशन। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। इंपॉर्टेंट बात ये है, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो एक और बात याद रखना कि अगर ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ए माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा पुट करें तो ये थीटा ए और माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है, ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, ए और बी के बीच का। ओके, चलिए, आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। Two vectors each of magnitude is 10 Newton at an angle of 120 डिग्री। दो फोर्सेस हैं, 120 डिग्री पे लग रहे हैं, और आपसे F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर का मॉड पूछा जा रहा है। जल्दी से सॉल्व कर दें फटाफट। मतलब हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअली इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है ये भी 10 है और ये भी आपको 10 दिया हुआ है, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है 120 डिग्री। काफी सारे स्टूडेंट्स निकाल चुके हैं, आराम से टाइम ले लें, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। समय शुरू हो चुका है आपका। 50 पैसे का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले की प्रैक्टिस करानी है मेरे को। ए माइनस बी का मॉड पूछा जा रहा है, कैसे लिखोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू 10 इंटू 10 cos 180 की वैल्यू तो तुम्हें याद ही नहीं होगी। क्यों भाई, cos 180 की वैल्यू याद आ रही है? तो याद करो और देखो। cos 180 की वैल्यू मैं बता देता हूँ, माइनस के 1/2 होती है। माइनस के 1/2 पुट करोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आपके सामने 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और ये भी प्लस का 10 स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से आंसर आता है 10√3 न्यूटन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये लिख लेना। cos 120 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। ठीक है, चलिए मॉडिफाई ना करें बेटा, एमएस जो सवाल है उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। ठीक, तो ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट सॉल्व कर पाएंगे, आसान सवाल है। बी पार्ट तो मुझे उम्मीद है जल्दी कर सकते हैं। एंगल बिटवीन F1 और F1 माइनस F2 पूछा गया है। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए जो अभी हमने पढ़ा था, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा? तो देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे टेन अल्फा की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। टेन अल्फा की वैल्यू बी की जगह 10 साइन 120 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 cos 120। जल्दी से बताएं क्या आ रही है। साइन 120 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और 180 माइनस 60 आप लोग जानते हैं, दैट इज व्हाट साइन 60। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे हैं 10 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। तो समझ में आ रहा है भाई? देखो इसको सॉल्व करके कितनी आ रही है वैल्यू। ये वैल्यू सॉल्व करने पर √3 आ रही है। तुम लोगों का आया कि नहीं आया? अगर √3 आ रहा है तो देखकर ही तुम्हें समझ में आ गया कि 10 अल्फा √3 कब होता है, जब अल्फा की वैल्यू क्या हुआ करती थी, 60 डिग्री। नहीं, ये √3 नहीं आ रहा भाई, कुछ और आ रहा है, ये गलत लिखा है तुम लोगों ने। ये आंसर जो 60 डिग्री बता रहे हैं वो बहुत गलत लिख रहे हैं। ये तो मेरा 1/√3 आ रहा है। 15 नीचे आएगा तो 2 से 2 कटेगा, 1/√3 आ रहा है भाई। तुम लोगों से कैलकुलेशन नहीं होती क्या? 1/√3 आ रहा है तो आंसर यहाँ से कितना आ गया, 30 डिग्री। क्लियर? तो ये हमारे पास एंगल आ चुका है। अगर कोई हमसे ये बोल देता कि इसका वेक्टर डायग्राम बनाओ, क्या बनाओ, वेक्टर डायग्राम, तो ध्यान से देखना वेक्टर डायग्राम कैसे बनाते। वेक्टर डायग्राम बनाने से क्या है, फील थोड़ी अच्छी आती है। देखो मान लो ये है तुम्हारा F1 वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर था ये है तुम्हारा F2 वेक्टर, और इनके बीच का ये एंगल 120 दिया था। मुझसे F1 प्लस F2 की वैल्यू पूछी गई है या F1 माइनस F2 का मॉड पूछा गया है? F1 माइनस F2 का पूछा गया है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड 10 दिया हुआ था। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर रिजल्टेंट देखना चाहते हैं तो देखना ध्यान से, यहां से अपन लोग क्या करेंगे, क्या इसको उल्टा जोड़ दें? क्या ये वाला जो वेक्टर मैंने बनाया है, क्या ये आपको माइनस के F2 वेक्टर दिखाई दे रहा है? और अभी आप देख पा रहे होंगे इन दोनों वेक्टर की टेल से टेल जुड़ी हुई है। क्या हम यहाँ पे पैरेललोग्राम रूल लगा सकते हैं? तो ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड बराबर है, देखते ही समझ में आ जाता है एक ही लाइन में कि इसके बीच में जो ये आपने वेक्टर बनाया, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर है आपका कौन सा वेक्टर, F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो भी आप निकाल चुके हो, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और पता है तुम्हें ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला, ये देखो ये वाला वेक्टर जो F1 और F2 का एंगल बाइसेक्टर है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये याद करो। ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर होगा आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 आ जाएगा। ये लो भाई क्वेश्चन नोट डाउन, जिसको करना हो कर लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
दोबारा से सॉल्व करिएगा, फॉर्मूले का यूज किया गया है, वही फॉर्मूला, बस प्लस की जगह माइनस आ गया है, ऐसे डिनोमिनेटर में माइनस आ गया है, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर बेटा जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुना, एक ही मैसेज को बार बार टाइप क्यों कर रहे हैं? मैंने थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें समझाई थी ना। मैं हर दिन जब भी क्लास लेता हूँ तो 5 से 10 मिनट में आपको ये समझाता हूँ कि कैसे पढ़ना है, लेकिन आप उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो f1 माइनस f2 का मॉड हमारे पास 10√3 आ चुका है, और 10 अल्फा की वैल्यू 1/√3 आई, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 30 आ गई। चलिए अगला सवाल आपके सामने। अंकित कुमार यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एंगल 120 क्यों लिया? बेटा 120 एंगल f1 और f2 के बीच का है, f1 और माइनस के f2 के बीच का एंगल तो 60 है। डायग्राम को ध्यान से देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे निखिल लिख रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता। सवाल लिखा हुआ है और लोग सॉल्व करें। भैया जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई डॉक्टर इंजीनियर थोड़ा ना बनेगा। आप में से कुछ लोग पान बेचेंगे, कोई गुटखा बेचेगा, कोई पंचर जोड़ेगा। मन नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है। सॉल्व दिस क्वेश्चन फटाफट। देखे ध्यान से क्या लिखा है। ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, ए और बी के बीच का एंगल 37 है। आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 2a और b की। सब लोग अपना अपना फटाफट करें। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4, और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी गिवन है 5। a और b के बीच का एंगल अगर 37 है तो आपको पता है 2 का अगर मल्टीप्लाई भी कर दोगे, कुछ लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, कुछ लोग 73 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 53 आंसर दे रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप ही लोग बताएंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 cos 37, ये आ रहा है एक्सप्रेशन। √73 will be the correct answer for the first. तो ये यहां से ये वैल्यू आ जाती है √73। पहले का आंसर √73 सभी का आ जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर √73 आ रहा है। दूसरे पार्ट का आंसर कुछ लोग निकाल चुके हैं, कुछ लोगों का 3 आ रहा है, कुछ लोगों का √3 आ रहा है। चेक करें भैया। बी पार्ट पे आ रहे हैं। बी पार्ट में हमसे पूछा है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर की वैल्यू। बस यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे 16, 25 यहाँ आ जाएगा माइनस 2 इंटू 4 इंटू 5 कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर बस यही वाला टर्म आपको माइनस करना है इसमें से। तो 41 माइनस 32 एंड दिस इज √9। सभी का ये आंसर मुझे चाहिए। कैसे आएगा मैं नहीं जानता। ठीक है, सॉल्व करें और निकालें। एक स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 2 आंसर आएंगे हर्ष आनंद, +3 -3। अरे बेटा बहुत गरीबी है, ये मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉड। मॉड लगे होने का मतलब ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -3 विल नॉट बी द आंसर। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं cos 37 की वैल्यू कैसे आई? भैया इनको बताओ cos 37 की वैल्यू कैसे आई है।
लगता है इन्होंने बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा है। मैंने बताया था ट्रिपलेट एंगल। बहुत गरीबी है भैया, बहुत ज्यादा गरीबी है। इनको बोलो थोड़ा सा ब्रांड इंक्रीज करें, इतना सस्ता वाला अलाउड नहीं है भैया क्लास में। देखें ध्यान से, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो फोकस करिएगा, एक बार क्विकली जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखें ध्यान से, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 दिया है, बी का मैग्नीट्यूड 5 दिया है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर 37 दिया है। एक बात बताना गरीबों, ये तुम्हारा ए वेक्टर और ये तुम्हारा बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल है मान लो 37। अब यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो है 2a वेक्टर। क्या पूछा गया? 2a वेक्टर। एक बात बताओ, अगर 2a लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये 2a वेक्टर बनेगा तो ऐसे ही, बस उसकी लेंथ बढ़ जाएगी 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो हम ये कह सकते हैं जनाब ये जो a वेक्टर था इसकी लेंथ को 2 टाइम्स कर दो तो ये 2a वेक्टर। एंगल तो चेंज नहीं होगा ना, एंगल तो अभी भी क्या रहेगा 37 डिग्री। क्लियर? 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर a का मैग्नीट्यूड 2 है, अगर a का मैग्नीट्यूड 2 है तो 2a का मैग्नीट्यूड 4 होगा और b का मैग्नीट्यूड 5 है। मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे हमारा जो 2a वेक्टर है वो a वेक्टर हो गया। मान लो इसको p वेक्टर मान लो, इसको एक q वेक्टर मान लो, तो इसका मॉड निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालोगे? देखना ध्यान से, अपन बोल देते हैं ये अपन का p वेक्टर हो गया और ये अपन का क्या हो गया q वेक्टर सपोज। तो p वेक्टर प्लस q वेक्टर का मॉड क्या होगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी 37 डिग्री। तनिष्क मेरी बात को ध्यान से सुने, मैंने सही लिखा है, ठीक है? तुम अपनी बात को मत बोलो, जो मैं बोलता हूं तो सुनते नहीं हो, है ना? और यहाँ पे 50 बार एक ही टाइप कर रहे हो चीज, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, मैंने सही लिखा है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, cos 37 की वैल्यू 4/5, इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया। अब देखना 2a माइनस बी वेक्टर के बीच का पूछा गया है, तो जब 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे होंगे तो देखो दो, अब लोग गलती यहाँ पे क्या कर देते हैं, मैंने इतनी देर जब बार बार समझा रहा था, जब मैंने बोला था अगर यहाँ माइनस लगा रहे हो तो देखो क्या फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा था, थीटा ध्यान से सुनना, वो थीटा a और b के बीच का एंगल था या a और माइनस b के बीच का एंगल था? देखो पीछे जाकर के, जिन लोगों ने यहाँ पे cos 37 की जगह cos 143 लिखा है वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर यहाँ cos 143 लिख रहे हो तो आगे प्लस लिखो। यहाँ पर इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तुमने उस समय ध्यान से नहीं सुना। या तो आप ये लिखो, या तो आप ऐसे सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे सॉल्व करो। ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, सेम फॉर्मूले। अगर तुमने आगे माइनस लगा दिया है तो थीटा किसके बीच का एंगल होगा? ए और बी के बीच का, या फिर ए और माइनस बी के बीच का। आई होप समझ में आ रही होगी। या तो आप ये फॉर्मूला लगाएं या फिर आप ये फॉर्मूला लगाएं, कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि मैंने cos ऑफ पाई माइनस थीटा को ही यहां पर ये लिखा है बेटा, माइनस के cos थीटा। तो वही चीज मैं कर रहा हूं। आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कोई कहे कि मैं सर ये 37 नहीं लिखूंगा, मैंने कहा इसको लिखने का एक और तरीका है, जल्दी बता दो इन गरीबों को कौन सा तरीका है। 16 प्लस 25 प्लस 2ab into cos pi minus 37 and this is 143 डिग्री। यहां से भी आपको जनाब यही आंसर मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मेरी बात? बेटा 180 में से 37 जब माइनस करते हैं ना तो 153 नहीं आता, 143 आता है। पता नहीं क्या है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने आगे माइनस लगा दिया है
तो ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल होगा। या तो आप आगे माइनस ना लगाएं, प्लस लिखें तो ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बताएं। ऑल इज क्लियर परफेक्टली, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। A car runs at 5 meter per second in east direction, takes a sharp turn in the north direction and continue at 5 meter per second. Find the change in velocity of car. काफी सारे स्टूडेंट आंसर बता चुके हैं, सभी लोग सॉल्व करें। कुछ लोगों का आंसर 5√2 आ रहा है, कुछ तो जीरो ही दे रहे हैं। जीरो जीरो, हाँ गलत है भैया, जीरो वाले, जीरो वाले मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनते हैं। 5√2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, काफी सारे लोग निकाल चुके हैं, हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। देखें, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि पहले वो कार जो थी बेटा वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, फिर वो कार ने एक टर्न लिया और अब वो कार नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। सवाल को समझे पहले, आंसर जीरो नहीं आएगा। पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही थी, अब वो कार बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। पहले तो आप ये समझे कि ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का आप डायरेक्शन भी चेंज कर देते हैं तो भी वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। इस बात पे फोकस करिएगा। मैंने आपसे पूछा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार। एक बात बताओ, चेंज कैसे निकालते हो किसी भी चीज का? ध्यान से सुनिएगा, अगर चेंज पूछा जाए तुमसे बेटा गरीबो जल्दी बताओ चेंज कैसे लिखते हो? चेंज लिखने का तरीका क्या होता है? डेल्टा वी वेक्टर, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। इसको लिखने का तरीका होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अरे ये होगा या नहीं होगा? अरे ये होगा या नहीं होगा? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दें, वही तो चेंज आता है बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है तुमको? अभी ऊपर बताया था हाउ टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर। क्या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है तुमको? फोकस करके लिखिएगा, क्या लिखोगे? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही वी सेम है, माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा कितना है? 90 डिग्री। सर ये तो दिया ही नहीं है 90, ये आपने 90 कैसे लिख दिया? मैंने कहा गरीबों, पहले वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ध्यान से देखो, इसके बीच का जो एंगल तुम्हें दिख रहा है ये वाला, ये थीटा तुम्हें 90 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? चमक गया सर, चमक गया, चमक गया सर, बत्ती जल गई। इसका मतलब लैंग्वेज से क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो। थीटा की वैल्यू 90 और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब देखना यहाँ पर ये आया वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, क्या इसको अपन लोग √2v लिख सकते हैं? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपसे डायरेक्शन पूछ लिया जाता, क्या पूछ लिया जाता है? डायरेक्शन। तो देखो मैं डायरेक्शन यहाँ डायग्राम से समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि डायग्राम से ये चीज बहुत अच्छे से समझ आती है। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड √2v मीटर पर सेकंड। v की वैल्यू तुमको पता है कितनी दी हुई है? 5। v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5। यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुम्हें? तो इसी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5√2 मीटर पर सेकेंड। जो जवाब जीरो दे रहे थे वो गलत है,
जीरो उन्होंने कैसे दिया, पहले भी 5 से चल रहा है, बाद में भी 5 से चल रहा है, तो आंसर 0 होना चाहिए। वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगी, इसलिए आंसर 0 नहीं होगा, 5√2 होगा। अब देखना डायरेक्शन, अब बात करते हैं डायरेक्शन। हर्ष आनंद आंसर भी दे चुके हैं। देखो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, v फाइनल में से v इनिशियल को माइनस ही तो कर रहा हूं। एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कौन सा है तुम्हारे पास, क्या ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है नॉर्थ डायरेक्शन में? अरे है नहीं है भैया, बहुत बढ़िया। माइनस करना है v इनिशियल, मैंने अभी बताया था, देखो पहले गाड़ी इस दिशा में जा रही थी, माइनस के vi वेक्टर का मतलब क्या होता है, क्या माइनस के vi वेक्टर का मतलब यही तो हुआ, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या जनाब, प्लस माइनस ऑफ vi, प्लस माइनस ऑफ vi। नहीं लगी हवा तो मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ आई? माइनस के vi का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके जोड़ दो, अगर मैं इनिशियल को उल्टा करके जोड़ूंगा तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। क्या ये वेक्टर आपको माइनस के vi वेक्टर दिखाई दे रहा है, और ये वेक्टर आपको क्या v फाइनल दिखाई दे रहा है? समझदार हो, खुद समझदार हो, तुम्हें पता है कि दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखना ध्यान से सोचना, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों का, क्या वो डायगोनल के अलोंग आएगा? आंसर इधर आएगा, इधर। जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे रहे हैं वो गलत है, जिनका आंसर नॉर्थ ऑफ ईस्ट आ रहा है वो गलत है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाले गलत हैं। ये आपको जो वेक्टर दिखाई दे रहा है ना, ये डेल्टा वी वेक्टर है, और ये आपको समझ में आना चाहिए, ये भी 5 था और ये भी 5 था, क्या ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा? और अगर एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा तो ये एंगल 45। डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन क्या होगा, क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ वेस्ट? डायरेक्शन इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सोच लेना आराम से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट वाले लोग गलत हैं, डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ वेस्ट होगा। सोचिएगा, दिमाग को चलाइएगा, समझ में आ जाएगा। तो पूरा आंसर अगर हम लिखना चाहते हैं तो पूरा आंसर हम क्या लिखेंगे, 5√2 विल बी द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ओके, तो गलती नहीं होनी चाहिए। आई होप कि ये मेरी बात समझ आ गई होगी। डायरेक्शन समझ आया, डायरेक्शन समझ आया कि नहीं? दोबारा बता देता हूं जिन लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे v फाइनल माइनस b इनिशियल करना है, तो आपको पता है माइनस b इनिशियल करने का मतलब क्या हुआ, माइनस बी इनिशियल करने का मतलब हुआ कि इसमें से माइनस करना है तो ऐसे लिख दू। चलो एक और चीज पूछ लेता हूं, एक और चीज पूछ लेता हूं यहीं पर, एक सिंपल सा सवाल। मैं समझ गया, मान लो ये तुम्हारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक, और ये आपके पास बी वेक्टर दिया हुआ है। ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों टेल टू टेल जोड़ रहे हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि डायरेक्शन बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का किधर आएगा, किस दिशा में आएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वन? मतलब एग्जैक्टली मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, और आप ये मान करके चलिएगा, ठीक है, देख ले ध्यान से, ऐसा ले सकते हैं, ये एंगल भी 30 है, ये भी 30 है, ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन लिख लें, यहां पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड बराबर है, ये गिवन है। बताओ डायरेक्शन कहाँ आएगा, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ आएगा? जो जो ईस्ट वाले है ना, ईस्ट वाले, ये भाई साहब खड़ा होकर के ना नागिन डांस करना शुरू करता है, ये जो ईस्ट वाले है ना, ये नागिन डांस करना शुरू करता है, इनको मेरी बातें समझ में ही नहीं आ रही है। नॉर्थ वाले बिल्कुल सही है, नॉर्थ वाले बिल्कुल सही है, आंसर साउथ भी नहीं होगा, नॉर्थ ही होगा। नॉर्थ नहीं आ रहा है तो जब तक डांस करो जब तक समझ नहीं आता कि नॉर्थ है आंसर। बहुत बढ़िया, देखिएगा जरा ध्यान से, फिर से बता रहा हूं, मुझे करना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको पढ़ने का तरीका, सोचने का तरीका
मुझे ए में किसको जोड़ना है, माइनस बी को जोड़ना है। तो देखना ध्यान से, ये है आपका ए वेक्टर, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा माइनस बी वेक्टर बताओ क्या होगा, क्या माइनस बी बनाना है तो इसी को पलट दें, अगर इसी को पलट देंगे क्या माइनस बी बन जाएगा? देखना ध्यान से, और इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो तुम्हें देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, और ये जो एंगल है बेटा ये भी 30, और बेटा ये वाला एंगल भी 30, और ये जो वेक्टर बनाया वो है a माइनस बी। साउथ वाले मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे एक पड़ेगा तो साउथ मूवी की तरह बिल्कुल घूम जाओगे तुम, फिजिक्स फिजिक्स सब फेल हो जाएगी साउथ मूवी की तरह। ये जो आंसर साउथ दे रहे हैं वो मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो आंसर विल बी द नॉर्थ। अरे भैया ए माइनस बी का मतलब है ए में माइनस बी को जोड़ दो, माइनस बी को कैसे जोड़ोगे? हाँ ये एंगल गलत लिख गया भाई, एंगल को थोड़ा ध्यान से देखें, ये एंगल ये वाला 30 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 30 दिया हुआ था एक्स एक्सिस के साथ, तो ये वाला एंगल 60 और ये भी 60। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड कर ले, इसके बाद तो आपकी कोई क्लास नहीं है ना भाई, ये आपकी लास्ट क्लास है ना? बहुत बढ़िया। और तुम्हें एक और बात देख के समझ आ रही होगी, कुछ चमका, एक स्टूडेंट ने बोला मुझे भी याद आ गया कि एंगल 120 ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, ए का मैग्नीट्यूड बी के बराबर है, एंगल 120। कोई बात समझ नहीं आई बेटा? अपन बोल सकते हैं कि ए माइनस बी का जो अभी मैग्नीट्यूड आएगा वो वही आएगा जो ए और बी का आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट वेक्टर पर। क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है ना आप लोगों की? चलिए अब हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वेक्टर का जान है और ये वेक्टर का ब्रह्मास्त्र है। तुमने इससे पहले पॉलीगन रूल, पैरेललोग्राम रूल, ट्रायंगल रूल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जो हो सकता है तुम्हें पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यूनिट वेक्टर पढ़ने के बाद तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस यूनिट वेक्टर पे हमें फोकस करना है। देखो यहाँ पे आदर्श कह रहे हैं सर हमें खाना खाना है, ये कुंभकर्ण लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? जिसके अंदर जुनून नहीं है, जिसके अंदर पागलपन ही नहीं है, वो गलत जगह आ गया। बेटा तुम जाओ खाना खाओ, तुम 2 किलो पनीर और 5 किलो पानी पी के आओ, जाओ। मैंने अभी जोक मारा तो उसमें भी स्टूडेंट दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हैं इनका आईक्यू कि सर वाटर शुड बी इन लीटर। हाँ, एक स्टूडेंट कह रहा है मैंने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। बेटा तो तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, और मेरी ये तीसरी क्लास चल रही है, तुम्हारी तो ये दूसरी ही क्लास है। चलिए कोई नहीं, अगली क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, समय हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं। ठीक है, आप लोग खाना खाओ, ब्रेकफास्ट करो, सेहत का ध्यान रखो, ये सारी चीजें आपके लिए ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो हम बाद में भी कर लेंगे, है ना? कोई बात नहीं, आईआईटी नहीं निकली तो कोई बात नहीं है, कुछ और कर लेंगे, दुकान खोल के बैठ जाएंगे, सब्जियां बेच लेंगे, क्यों भाई?
इसके थोड़ा नेटवर्क एरर भी आ रहा है, तो चलिए अगली क्लास में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो होमवर्क है मैं होमवर्क आप लोगों का लिख करके दे दूंगा, ठीक है? तो होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार दोबारा से आप लोग रिवाइज करिएगा, ठीक? चलें आज की मीटिंग यहीं पे ओवर करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी और जो क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको घर जाकर के दोबारा से अटेम्प्ट करना है। ओके, सो टेक केयर। मीटिंग ओवर की जाए भाई। पढ़ो भाई पढ़ो। यू आर ग्रेट सर, आपकी रेसिंग कार का क्या हुआ? काइंडली टेल अबाउट द अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, कितनी सारी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। एग्जाम के बारे में आपको अपडेट मिल जाएगी, आप पैनिक ना हो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ें। मैथ्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखें, इनिशियल फेज में मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है? मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा समय दें, कुछ समय बाद फिजिक्स को भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अभी मैथ्स को थोड़ा सा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखें, ठीक? सर एक बार अनम्यूट करिए। तुम लोगों को अनम्यूट कर दूंगा तो तुम सब लोग एक साथ बोलना शुरू कर देते हो, फिर मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। हमसे एक क्वेश्चन मेहुल पूछ रहे हैं कि किस किस की हार्ड कॉपी मिलेगी? शीट डिटेल सॉल्यूशन रेसेस, आपको शीट की हार्ड कॉपी मिलेगी। लाइव हैंडआउट की आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, ठीक है? और ना ही सॉल्यूशंस की आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। कोई भी सॉल्यूशन की हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है? मतलब कितने गरीब लोग हैं, सब चीज की कॉपी चाहिए, मतलब हैंडआउट की भी हार्ड कॉपी चाहिए। अबे सब कुछ हम ही कर देंगे, तुम क्या करोगे फिर? दीपक सागर सर मेरा एक भी चैट नहीं जाता। बेटा आ रहा है, तुम्हारा चैट भी आ रहा है, ठीक है? देखो जब हार्ड कॉपीज किसकी मिलेगी किसकी नहीं मिलेगी इसके बारे में अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता। शीट की तो मिलेगी, आई एम श्योर। हैंड आउट की नहीं मिलेगी, आई एम श्योर, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हम लगातार बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं, हम कंटिन्यूअसली 4 to 5 आवर्स स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि आपको कंटिन्यूअसली 4 से 5 घंटे पढ़ना भी नहीं। आप अगर इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और आप लॉन्ग आवर्स तक नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दिमाग चलना बंद हो जाएगा। वैसे बहुत कम चलता है तुम लोगों का। अगर आपको सिटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है या लंबे समय तक लंबी रेस का खिलाड़ी बनना चाहते हो तो आपको पढ़ने की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आपको क्या करना होगा, आप छोटे छोटे स्लॉट्स बना करके पढ़ें। जैसे कि आप ये कमिटमेंट करें कि 55-60 मिनट के स्लॉट तक आप नहीं उठेंगे, ठीक है? लगभग 55 to 60 मिनट्स तक पढ़ें। उसके बाद आप एक छोटा सा ब्रेक लें 10 से 15 मिनट का, उसमें अपने आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के सर क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे अभी आप लोग घर पर हैं तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ठीक है? रिलैक्स कर सकते हैं, नॉर्मली घर में इधर उधर वॉक कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से 10 से 15 मिनट एक बार अपने आप को रिफ्रेश करें और फिर से पढ़ने बैठ जाएं। अगर आप इस तरीके से ब्रेक ले लेकर के छोटे छोटे ब्रेक हर 1 घंटे बाद लेंगे तो आप लंबी रेस का घोड़ा बन पाएंगे। अगर आप लगातार बैठे रहेंगे 2 से 3 घंटे तक लगातार नॉन स्टॉप बैठने की कोशिश करेंगे तो निपट जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, लॉन्ग आवर्स अगर आपको सिटिंग करनी है तो उसके लिए आपको ये बेसिक रूल्स को फॉलो करना होगा। ओके, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगा? तो देखिए बेटा ये तो अपन लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। जैसी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि अब सभी के लिए सेफ है तो डेफिनेटली जिस दिन गवर्नमेंट अलाउ कर देगा उसके अगले दिन हम लोग अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। हम लोग तो डिसीजंस ले नहीं सकते, है ना? क्लासेस हमने बंद नहीं करी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी।
गवर्नमेंट ने क्लासेस को बंद किया हुआ है अभी ऑफलाइन, तो आप लोग इस बात को लेकर के पैनिक ना हो। जैसी सिचुएशन नॉर्मल होगा ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन मैं तब तक कहूंगा जब तक ऑफलाइन शुरू नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नहीं पढ़ना है। जब तक आपकी ऑफलाइन शुरू नहीं हो रही तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस करके, मैं आपको बता दूं कि इस समय आप इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पर हैं। आपको जितनी फैसिलिटी मिल रही है इतनी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को मिल रही है। आपकी लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं, लाइव लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा है उसका हैंडआउट हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि कोई चीज आप नहीं लिख पाए, कोई भी चीज आप मिस हो गई है तो आप हैंडआउट से लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास जो भी लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है। और इसके बाद भी अगर आपका कोई टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आपको किसी में डाउट रह गया, तो उसके लिए हमने उन चैप्टर की आपको व्हाइट बोर्ड की बैकअप क्लासेस भी दी हुई है। जितना संभव हो सकता है हम हर संभव तरीके से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बस एफर्ट आपका होना चाहिए। डाउट सॉल्विंग, आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे डाउट सॉल्विंग के लिए आप देख रहे हैं 4 लेयर बनाई गई है। अगर इन 4 लेयर से भी आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहे तो भाई आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। आपके क्लास में भी डिस्कशन होता है, आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप ट्यूटोरियल क्लासेस में उसे डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने ई सॉल्यूशन ऐप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके बाद भी आपको सभी शीट के सॉल्यूशंस के डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, साथ ही साथ हम सॉल्यूशंस की आपके साथ पीडीएफ भी शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा फैसिलिटी मिलने के बाद भी अगर आप उनका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं और आप इस स्थिति में भी अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आईआईटी में जाना ही नहीं चाहते। तो इस बात का ध्यान रखें, जितना संभव हो सकता है अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। संघर्ष करने वालों की ही जीत होगी। यहाँ पर बैठ करके इस तरीके के एक्सक्यूजेस ना दें कि सर मुझसे नहीं हो पाता, मैं बैठ नहीं पाता, मुझे तकलीफ होती है, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनते। दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी, यू हैव टू फॉलो द शेड्यूल प्रॉपरली। ओके, रत्नेश लिख रहे हैं सर सिली मिस्टेक्स हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते सिली मिस्टेक्स भी कम हो जाएंगी। हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका परफेक्शन उतनी जल्दी बढ़ जाएगा। चलिए, ध्यान रखिए आप सभी लोग अपना भी, अपने फैमिली मेंबर्स का भी। हाईली मोटिवेटेड रहिए और फोकस एक ही चीज पर होना चाहिए। ये अंदर से जुनून होना चाहिए भैया सब लोगों को, ठीक है, कि आईआईटी में ही जाएंगे, उससे नीचे कुछ भी नहीं सोचेंगे। जिसने सोच लिया और ठान लिया यही करना है तो वो हर संघर्ष करके आगे निकलेगा ही। क्लियर? चलिए तो ओवर करें फिर। आपको इसके अलावा किसी अदर एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स आईएन जेएसओ के बारे में, आईएन पीएचओ के बारे में पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड्स वगैरह, तो प्लीज मैं इसके बारे में यहाँ पे कोई भी चीज डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए हमारी एलिन की दूसरी टीम है, आपको एलिन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा फोकस जेई पर है तो मैं सिर्फ और सिर्फ जेई के बारे में ही आप सभी लोगों को बताऊंगा। ओके, चलिए, ओके, टेक केयर।